स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनायक वधवा। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट क्लासेस और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क्स। ये हमारे यूनिट 4 का टॉपिक है। इसे आज हम कंप्लीटली थ्योरी में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारा टॉपिक है NISCAIR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को पता है ये बहुत बार पेपर में आता है। देखो, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे NISCAIR। देखो, NISCAIR क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। अब सबसे पहले मैं बताऊं, जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें UGC नेट के पेपर के रिगार्डिंग, उस पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली NISCAIR से। और जो NISCAIR है ये कब बना था? ये बना था 30 सितंबर 2002 में। और ये किसको मर्ज करके बना था? ये बना था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन यानी निस्कॉम और इंस्टॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये आप लोगों ने सुना होगा इंस्टॉक। इसको कंबाइन करके, मतलब निस्कॉम को निस्कॉम में कंबाइन कर दिया गया था और निस्कॉम और इंस्टॉक का नाम क्या रख दिया गया था? NISCAIR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। और ये कब बना था? 30 सितंबर 2002 में बना था। पेपर में अब ये नहीं पूछा जाता इंस्टॉक क्या करता है, निस्कॉम क्या करता है, क्योंकि अब इनको मर्ज करके NISCAIR में मर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए यही पूछा जाता है NISCAIR कब बना था। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, जो NISCOM है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, ये 1996 में बना था। और इंस्टॉक जो बना था 1952 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इंस्टॉक ये इसमें मर्ज हो गया था और 2002 में या 30 नवंबर 2002 में इसको NISCAIR बना दिया गया था। ठीक है। अब जो NISCAIR है ये करता क्या है? आपको सबसे पहले तो यही होना चाहिए ये NISCAIR है क्या। तो ये सबसे पहले क्या करता है? इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी लाइब्रेरी करती है, ऐसे ही ये भी साइंस और कम्युनिकेशन या साइंस की, मेनली अगर हम देखा जाए तो साइंस की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन सर्विस प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जिसके मेंबर्स है या जो इसके पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। और क्या करता है? ये ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, डिजाइन एंड डेवलप करता है डाटाबेस। कौन सा डाटाबेस? साइंस का। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में कोई किसी रशिया के बंदे ने कोई रिसर्च करी और रशियन लैंग्वेज में, ठीक है, रिसर्च करी, तो जो NISCAIR होगा वो क्या करेगा? इसको ट्रांसलेट करेगा। अगर हमारा इंडिया का कोई साइंटिस्ट को, किसी को वो जर्नल चाहिए या कोई रिसर्च पेपर चाहिए, ठीक है, तो NIS ये वो इस इंस्टीट्यूशन पे रिक्वेस्ट करेगा मुझे ये चाहिए, तो वो क्या करेगा? इसको ट्रांसलेटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और डॉक्यूमेंटेशन सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। समझ गए? तो ये किसका करेगा? साइंस का करेगा। पहले काम कौन करता था? पहले देखो, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था वो इंस्टॉक करता था, ठीक है, और जो ट्रांसलेशन सर्विस का काम करता था वो करता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन करता था। ठीक है, तो अब इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया गया है। या डाटाबेस को डेवलप करना, मान लीजिए कोई भी डाटाबेस है या किसी दूसरी चाइनीज कोई लैंग्वेज में कोई रिसर्च हुई है उसको ट्रांसलेट करना, तो ये सारा काम क्या करता है? NISCAIR करता है। तो बेसिकली आपको बेसिक पता लग गया NISCAIR क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद मैं ये भी बता दूं, जो NISCAIR ये जो CSIR है इसकी एक बॉडी है, या जिसको कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है। अब CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक और रिसर्च पे काम करती है हमारे इंडिया में।
तो ये NISCR इसकी बॉडी है, ठीक है। और ये क्या करती है, नेशनल सेंटर, और क्या करता है ये क्या है NISR, ये एक नेशनल सेंटर है फॉर सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एनी यूजर इन इंडिया। इंडिया में किसी भी यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड के रिगार्डिंग किसी को चाहिए हो, उसको प्रोवाइड करने के लिए ये एक नेशनल सेंटर है। समझ गए आप लोग NISCR? आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये बना कब था, ये बना था 1952 में। अब 1952 में तो ये तो नहीं था, ये तो 2002 में पढ़ा था हमने, पीछे पढ़ा। क्या बना था, इंस्टॉक बना था 1952 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे भी। और किसके हेल्प से बना था, ये बना था यूनेस्को की हेल्प से। यूनेस्को ने, ये एक यूनेस्को का प्रोजेक्ट था इंस्टॉक, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और यूनेस्को ने CSIR को इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, मतलब इंडिया में CSIR इसको, ये प्रोजेक्ट हैंडल करेगी, यूनेस्को का प्रोजेक्ट हैंडल करेगी। कौन सा प्रोजेक्ट, इंस्टॉक, समझ आ गया। और इंस्टॉक का हेडक्वार्टर कहाँ था, जो NISCR का हेडक्वार्टर है ये है दिल्ली में। और इसके रीजनल सेंटर्स थे, 3 रीजनल सेंटर थे, एक तो बेंगलोर में, एक था कोलकाता में, और एक था मद्रास में। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वैसे, अब इन स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, नेट में तो नहीं आएगा, कई बार स्टेट एग्जाम्स में आ जाता है, पुराना क्वेश्चन होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो आ सकता है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इन स्टॉक का हेडक्वार्टर कहाँ था, न्यू दिल्ली में। और NISCR अब उसका नाम चेंज हो गया है, वो भी अब न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब जो इसका काम क्या है, NISCR क्या करता है, ये क्या करता है, जो पब्लिकेशंस होती हैं उसको 150 इंस्टीट्यूशन, यानी 150 इंस्टीट्यूशन जो कि 44 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, ठीक है, उसको एक्सचेंज करता है पब्लिकेशंस को। और NISIR क्या करता है, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क्स पे भी काम करता है, और या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स या CD-ROM पीरियड था जब इंडिया में, उस पर बहुत काम किया था इंस्टॉक ने। तो और जो भी लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन का काम होता था वो भी NISAR अब करता है, जो इंस्टॉक करता था पहले का। और इसकी 2 पब्लिकेशंस हैं, ये याद कर लो, 2 नहीं हैं, बहुत हैं, बट इंपॉर्टेंट 2 हैं, आगे मैं सारी भी बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट 2 हैं, एक तो है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये सेमी एनुअल है, ठीक है, ये एक पब्लिकेशन है इसका, ये एब्स्ट्रैक्ट है। और एक इसका है आर्मी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी, आर्मी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ये क्वार्टरली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पेपर में आता है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। ये जो पब्लिकेशन कौन सी है, एक तो है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये पब्लिश करता है एब्स्ट्रैक्ट, और एक क्या करता है पब्लिकेशन, आर्मी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, ये क्वार्टरली पब्लिश होती है। सेमी मंथली, सेमी मंथली क्या होता है, मंथ में 2 बार, यानी कि 15 दिन में एक बार, जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ से पब्लिश होता है। कौन पब्लिश करता है, NISCR। पेपर में बहुत बार, कम अनगिनत बार पेपर में क्वेश्चन आता है NISCAIR से क्या पब्लिश होता है, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट होती है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से पब्लिश होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो होती है NISCAIR से। इसके बाद जो NISCAIR है, इसकी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं वैसे फर्स्ट सेकंड यूनिट में, तो वैसे ही वही सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वही मोस्टली सर्विस प्रोवाइड करता है। बट ये प्रोवाइड किसके, मोस्टली साइंस डॉक्यूमेंट्स की करता है। तो सबसे पहले ये करता है एब्स्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। अब एब्स्ट्रैक्ट सर्विस में क्या, एब्स्ट्रैक्ट हमने पीछे पढ़ा है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका एब्स्ट्रैक्ट है, वो पब्लिश करता है रेगुलरली, ठीक है। और दूसरा इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन उनके चाहिए होती है, जो भी उनकी डिमांड होती है, उनको कंपाइल करके देता है, पब्लिकेशंस को एडिट करके देता है, क्लासिफिकेशन वर्क करके देता है, और प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स करता है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ साइंटिफिक जर्नल ये भी पब्लिश होती है यहाँ से NISR से, जिसको बोलते हैं एनुअल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, ठीक है। ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देखो, मैंने आपको बताया था जो NISCR होता है, प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन सर्विस टू द साइंटिस्ट ऑफ द साइंटिफिक पेपर फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो भी फॉरेन लैंग्वेज होती है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन रेप्रोग्राफिक सर्विस करता है, रेप्रोग्राफिक मतलब कॉपिंग सर्विस होती है,
प्रिंटिंग वर्क करता है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसी की भी रिक्वेस्ट पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो NISCR में मटेरियल अवेलेबल होता है इंडिया में या किसी दूसरी कंट्री में, अगर कोई मांगता है तो उसको भी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, बिब्लियोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करता है, करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड करता है और SDA सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप ये बेसिकली वही सारी सर्विसेज होती हैं जो एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, आप लोगों को पता होगा। ये यूनेस्को ने 5th जनरल कॉन्फ्रेंस करी थी 1950 में, जो कहाँ हुई थी, फ्लोरेंस में हुई थी, ठीक है। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने यूनेस्को से एक डिमांड या प्रपोजल रखा गया था कि हमारे पास एक नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होना चाहिए, यानी कि इंस्टॉक, ठीक है, और जो कि कहाँ होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए। इस मीटिंग में इंडिया ने डिमांड करा था, ठीक है। और इस मीटिंग में ही साइन हुआ था एग्रीमेंट इंस्टॉक का बनने का, ठीक है, जो किसके बीच में साइन हुआ था, यूनेस्को में हुआ था और इंडिया के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, जो इंस्डॉक बना गया था और किसके सुपरविजन के, अभी मैंने बताया भी था, CSIR इसका सुपरविजन करेगा इंडिया में, ठीक है। तो उसके रिजल्ट से क्या हुआ था, इंस्डॉक बना था 1952 में, और उस टाइम इसकी जो कहाँ लोकेटेड था, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी थी जो न्यू दिल्ली में, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो इंस्डॉक का कहाँ पे सेंटर था, लोकेटेड था, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, यहाँ पर ये बना था। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसमें एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म करी थी, जो 1952 में बना था। इससे पहले गवर्नमेंट इंडिया ने एक एडवाइजरी कमेटी भी एक फॉर्म करी थी 1951 में, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि हमें एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर चाहिए। और पहले जब बनने के बाद पहले डायरेक्टर कौन बने थे इंस्टॉक के, वो बने थे डॉक्टर KS कृष्णन। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, डॉक्टर KS कृष्णन कौन थे इंस्टॉक के पहले डायरेक्टर। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो NISCAR है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं। अभी मैंने पीछे बताया था, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज, ठीक है, कंटेक्स्ट लिस्ट ऑफ सोवियत साइंटिफिक periodicals, रशियन साइंटिफिक टेक्निकल पब्लिकेशन, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक periodicals, डायरेक्टरी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, बिब्लियोग्राफी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑफ साउथ एंड साउथ एशिया, यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स। आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ साइंटिफिक से रिलेटेड है। जितना भी साइंटिफिक कंटेंट होता है रिसर्च का, वो सारा NISCAR पब्लिश करता है, चाहे उसका कैटलॉग बना के करना हो, यूनियन कैटलॉग हो साइंटिफिक सीरियल्स का, चाहे डायरेक्टरी हो साइंटिफिक रिसर्च की इंडिया में या एशिया में। तो और क्या करता है, एक नेशनल साइंस लाइब्रेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, ये कब बनी थी, 1964 बनी थी। ये भी NISCAR के अंडर आती है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, ठीक है। और जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, ये NISCAR के अंडर आती है, और ये कब बनी थी, 1964 में बनी थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है। और जो इस नेशनल साइंस लाइब्रेरी है, एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी है साइंस की, और इसके अंदर लगभग 1,39,000 वॉल्यूम बुक्स हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लिमिटेड टू साइंटिफिक लिटरेचर, बहुत ही एक स्पेसिफिक साइंटिफिक लिटरेचर इसमें है, और बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि ये डाटा मटेरियल पे काम करते हैं, अदर लाइब्रेरी से भी कॉपरेशन लेते हैं, रेफरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी सर्विस कौन प्रोवाइड करते हैं, नेशनल साइंस लाइब्रेरी। और ये किसने डेवलप करी थी, NISCAR। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती है, आप लोगों को पता होने चाहिए। और NISCAR ये सारे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपने ये अगर आपने लिया नहीं है स्क्रीनशॉट, ये ले लो। ये सारे इसकी पब्लिकेशंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने दो तीन आपको करवा चुका हूँ। और ये भी याद कर लेना, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, ये भी NISCAR इसी के अंडर आता है, ठीक है, NISCAR के अंडर आती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नीसेट। नीसेट की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म थी नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक
ये भी एक नेशनल लेवल एक सिस्टम था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग। और जो नीसेट था ये कब बना था, ये 1977 में बना था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर बनाया गया था। किसके अंडर बनाया गया था? डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी। देखो ये बहुत बार पेपर में आता है, जो नीसेट है ये किसके अंडर बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे ही हमने जो पीछे पढ़ा था NISCAIR, ये किसके अंडर है? ये बना था CSIR के अंडर, ठीक है। तो ये आते हैं पेपर में, आप देखना DSSS का हम पेपर जब हम करेंगे पुराने पेपर उसमें पूछे गए हैं। तो ये करता क्या था, ये इसका काम था इंटरलिंक करना जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज थे या सिस्टम थे एक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, उनको इंटरलिंक करना और कोऑर्डिनेट करना। का जो नेशनल फोकल पॉइंट मतलब जिसको कह सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ था, DSIR का नेटवर्क था DSIR न्यू दिल्ली में, मतलब डिपार्टमेंट एंड साइंस इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर था नीसेट का। और ये कब बना था, मैंने पढ़ा 1977 में बना था, और ये कब तक रहा, 2002 तक ये ऑपरेशनल रहा था। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2002 में। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है नीसेट को कब डिसकंटिन्यू कराया था, आपको याद होना चाहिए 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीसेट ने एक चीज और करी थी इंपॉर्टेंट, ये भी आप थोड़ा सा देख लो। इसमें यूनेस्को ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा था CDSIS। CDSIS किसके लिए था? लाइब्रेरीज के लिए था, आप लोगों को पता ही है, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए था। तो जो ये CDSIS सॉफ्टवेयर था, इसको प्रमोट करने में इंडिया का किसका रोल था? वो नीसेट का रोल था। मतलब यूनेस्को ने नीसेट की जिम्मेदारी लगाई थी इस सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए। और डेसी डॉग के साथ यानी के साथ मिलकर इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, वो बनाया था संजय। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, DSSS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो सॉफ्टवेयर भी डेवलप और प्रमोट करे गए थे, किनके द्वारा? नीसेट द्वारा। हालांकि ये ज्वाइंटली डेवलप करे गए थे, सिर्फ नीसेट ने नहीं करे थे, लाइक CDSIS यूनेस्को ने डेवलप करे थे, बट प्रमोट करा था नीसेट ने इंडिया में। और जो संजय था ये डेसी डॉक और नीसेट ने मिलकर ही डेवलप करा था ये सॉफ्टवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जब हम लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन या डिजिटल लाइब्रेरी वाली यूनिट करेंगे उसमें मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा। अभी आप बेसिकली आप ये याद कर लीजिए ये इंस्टीट्यूशंस करते क्या थे, कब बने थे, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद नीसेट ने क्या, जो जब भी जितने साल 2002 तक रहा, इसने क्या क्या प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया या फिर कौन कौन से इसने प्रोजेक्ट करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो जो नीसेट था इसने इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोले, 13 नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और डाटा सेंटर्स खोले गए थे नीसेट प्रोग्राम के अंडर। और इसी नीसेट प्रोग्राम के अंडर ही एक इन्होंने सेटअप करा था वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको वेपिस भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड पेटेंट, बहुत बार फुल फॉर्म आती है इसकी। तो जो नीसेट था इसने एस्टेब्लिश करा था वेपिस, ठीक है। और ये किस दो एरियाज में करा था, जो मेनली एक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी के अंडर करा गया था। कहाँ करा गया था? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में। और जो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये करा गया था सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलोर में, जो वेपिस, ठीक है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है? देखो बेसिकली क्या होता है पेटेंट इंफॉर्मेशन, हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में। पेटेंट क्या होता है, आपने जैसे कोई भी फॉर्मूला बनता है, केमिकल फॉर्मूला बनता है, उस पेटेंट कर लेना, मतलब एक तरह से रजिस्टर कर देना या उस साइंटिस्ट के नाम पर पेटेंट कर देना, ये इसने, और उसको क्रेडिट देना। तो ये एक, हम जब पेटेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये भी नीसेट प्रोग्राम के अंडर करा गया था। इसके अलावा क्या बनाया गया था? नेशनल एक्सेस सेंटर टू इंटरनेशनल डाटा सर्विस, जिसको NACIDS भी बोलते हैं, ये भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था नीसेट द्वारा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, जो भी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है वो सब कुछ नीसेट द्वारा ही इम्प्लीमेंट करी गई थी इंडिया में। लाइक डेलनेट आया था, कैलिबनेट आया था, बूनेट आया था, पुणे नेट आया था, माईलिब नेट आया था। ये सारे जितने भी नेटवर्क्स थे, लाइब्रेरी नेटवर्क्स थे, ये सारे नीसेट द्वारा ही नीसेट के ही प्रोग्राम थे। तो आपको समझ आ गया? हालांकि नीसेट
अब जितने भी हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सब NIC नेट करता है, बट पहले ये सारे प्रोग्राम किनके द्वारा करे गए जाते थे, ये नीसेट द्वारा करे जाते थे। तो ये आपको समझ आ गया नीसेट और NIC नेट में क्या डिफरेंस है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी मतलब इंडिया में आई जो कि हमारे डिजिटाइजेशन के लिए काम आई लाइब्रेरीज में, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ये नीसेट द्वारा करे जाते रहे। इसके बाद मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में और इसमें भी मैं बता रहा हूँ, इसने दो सॉफ्टवेयर पैकेजेस थे जिसमें एक था CDS-IS जो कि बिब्लियोग्राफिक एंड प्रोसेसिंग रिट्रीवल के लिए काम होता है, और एक था IDAMS जो कि स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये यूनेस्को ने डेवलप करे थे और यूनेस्को ने नीसेट को इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया में कोलैबोरेट हुई थी यूनेस्को नीसेट के साथ। ठीक है, नीसेट इसको क्या करती थी, प्रमोट करती थी। इसके बाद नीसेट ने डेसी डॉक, ठीक है, ये जो डेसी डॉक है ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, और किसका है ये, डिफेंस का, इंडिया में हमारे डिफेंस का। ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में डेसी डॉक क्या करता था। इसके साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया था संजय, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पेपर में क्वेश्चन आता है। नीसेट ने डेसी डॉक के साथ मिलकर कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था, या नीसेट ने डेसी डॉक के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, वो कह रहा था संजय। सॉफ्टवेयर का नाम है ये, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उसका। ठीक है, तो ये किस लिए सॉफ्टवेयर यूज होता था, फॉर ऑटोमेशन ऑफ हाउस कीपिंग एंड सर्विसेज फंक्शन इन लाइब्रेरी, मतलब जो लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर था ये भी एक संजय। ठीक है, जैसे आप कोहा या लिप्सिस ये यूज करते होंगे अपनी लाइब्रेरीज में, ऐसे ही एक ये उस टाइम नीसेट ने डेवलप किया था डेसी डॉक के साथ मिलकर। अच्छा, नीसेट एक पब्लिश करता है क्वार्टरली न्यूज़लेटर भी पब्लिश करता है, क्वार्टरली साल में मतलब 4 बार, और एक न्यूज़लेटर पब्लिश करता है। और इसका जो टाइटल है नीसेट न्यूज़लेटर का, ये अब चेंज हो गया है, और ये क्या चेंज हो गया था, इंफॉर्मेशन टुडे एंड टुमारो। ठीक है, जो कि अब ये सस्पेंड हो गया है 2002 में, मैंने आपको बताया ही है, नीसेट ये प्रोग्राम ही खत्म कर दिया गया है। तो ये सस्पेंड कर दिया गया है 2002 में। आपको पता है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता था ये प्रोग्राम। ठीक है, तो बहुत ही हालांकि ये खत्म हो चुका है, बट इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, हमारे सिलेबस में है ये, क्योंकि इसने काफ़ी काम किए हैं हमारी लाइब्रेरीज के लिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है NIC। NIC नेट एक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क है, यानी कि ऑल हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट का जो बैकबोन जिसको कहते हैं नेटवर्क की, जो गवर्नमेंट नेटवर्क है वो NIC नेट है। ठीक है, जितनी भी अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट नेटवर्क हैं, जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है गवर्नमेंट की, जितनी भी ICT के थ्रू ICT सर्विस प्रोवाइड करी जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो स्टेट हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो सब कुछ NIC के द्वारा करी जाती है। ये सारा कुछ कौन हैंडल करता है, NIC। तो ये अब थोड़ा सा देखो, जो NIC था ये सबसे पहले कब बना था, 1975 में बना था। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है NIC कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, जो NIC नेट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और इसका ये करता क्या है NIC नेट, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस, पर्टिकुलरली इन द वो सारे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, उन सबकी ई गवर्नेंस NIC द्वारा करी जाती है। अब जो NIC है ये भी अब किसी जो बॉडी है किसी डिपार्टमेंट के अंडर तो आती होगी, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नीसेट किसके अंडर आती थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर, बट जो NIC नेट है ये इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। और जो ये क्या करता है, ये एक तरह की बैकबोन है हमारी ई गवर्नेंस की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज को प्रोवाइड करी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। ठीक है, और अंदर आपने देखा होगा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक NIC सेंटर होता है, उसके
आपने देखा होगा, आपको पता होगा NIC नेटवर्क होता है, ठीक है, जहाँ से गवर्नमेंट अब हर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर NIC जो नेटवर्क का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, लाइक किसी ने कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी ने राशन कार्ड बनवाना है, तो जो ऑनलाइन सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो ई सर्विस प्रोवाइड कर रही है या ई गवर्नेंस प्रोवाइड कर रही है, वो किसके थ्रू कर रही है? NIC के थ्रू कर रही है। ऐसे ही NIC सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है वो भी किसके थ्रू कर रही है? NIC नेटवर्क के थ्रू कर रही है। तो ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। अब जो NIC था वो कब बना था? हमने पढ़ा 1975 में बना था। बट जो NIC नेट था, द सेंट्रल कमीशन नेशनल वाइड ऑनलाइन नेटवर्क सिस्टम, सेंट्रल कमीशन मतलब एक सेंट्रली जो कमीशन करी जाती है, मतलब एक सेंट्रल बॉडी थी NIC नेट की, जिसका फुल NIC को NIC नेट में मतलब कब बना ये बना 1997 में। और ये क्या करता था? इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NIC बहुत बार पेपर में आता है, आपको पता होना चाहिए। 1975 में बना था और 1997 में इसको सेंट्रली कमीशन नेशन वाइड ऑनलाइन नेटवर्क सिस्टम बना दिया गया था, ठीक है। अब नेशन वाइड मतलब क्या होता है? ऑल ओवर इंडिया में सेंटर और स्टेट्स को जोड़ दिया गया था इस नेटवर्क के। ओके, इसके बाद छोटे छोटे नेटवर्क सिस्टम्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। मैं इनको थोड़ा इसको डिटेल में नहीं करवाऊंगा, बट इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला सिस्टम है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे फॉर्म में ले लिया है। तो सबसे पहले देखो, बायो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? BTIS। जो BTIS है ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन सिस्टम था, ठीक है। और ये किसने डेवलप किया था? ये इंडिया ने डेवलप किया था। कब किया था? 1987 में। और ये किसके द्वारा करा गया था? डॉक्टर S रामाचंद्रन। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री थी जिसने दुनिया में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया था? और ये किया था इंडिया ने। और ये कौन, किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर S रामाचंद्रन द्वारा करा गया था। और ये कब किया गया था? 1987 में किया गया था। ये क्या करता था? जो ये नेटवर्क सिस्टम था ये क्या प्रोवाइड करता था? जो भी बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन होती थी और या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशंस होती थी, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। समझ गए? तो एक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। एक था एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NENVIS। तो ये कब बना गया था? ये 6th 5-year प्लान में बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? फॉर कलेक्शन, कोलेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिसेमिनेशन ऑफ एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज की इंफॉर्मेशन थी वो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया था, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, उसका क्या नाम था? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था किसको? साइंटिस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को, रिसर्चर्स को, ठीक है। एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, ये भी आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद है इन्फिलिबनेट। इन्फिलिबनेट की फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैं एक फुल फ्लेज अलग वीडियो लेके आऊंगा सिर्फ इन्फिलिबनेट पे, ठीक है। बट इसमें हम थोड़ा सा भी शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस यूनिट में ये इतना ही हमने पढ़ना है। जो इन्फिलिबनेट है, इसकी पहले तो आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बहुत बार पेपर में इन्फिलिबनेट की फुल फॉर्म आती है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। और जो इन्फिलिबनेट है ये कब बना था? ये बना था 1991 में बना था। और ये UGC द्वारा बनाया गया था। और UGC ने इसको क्यों बनाया था? जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसकी लाइब्रेरीज के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन नेटवर्क बनाया गया था UGC द्वारा, वो था इन्फिलिबनेट। इसीलिए बनाया गया था, जिससे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करी जाती हैं एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर है, अहमदाबाद में। पेपर में क्वेश्चन आता है इन्फिलिबनेट का
हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए अहमदाबाद में। बहुत बार पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, सबको पता ही होगा वैसे तो, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, 100 टाइम्स रिपीट हो चुका है कम से कम। इन्फीलिमनेट का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब बना था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये नेटवर्क किस लिए था, ये इसलिए हमने ले लिया है, इसको हम फुल फ्लैज एक वीडियो में अलग में डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि स्टडी पॉइंट क्लासेस के नाम से, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ऐप नहीं इंस्टॉल करी है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स अभी भी हमारे जो चैनल, यूट्यूब चैनल पे तो बहुत स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बट टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट अभी तक 50 स्टूडेंट्स ही हैं। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भी, मैं उसमें इतना एक्टिव नहीं हुआ हूँ क्योंकि अभी तक उसमें स्टूडेंट्स ही बहुत कम है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम, हमारे जो ऐप है उसको सबसे पहले तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर हर संडे को आपका टेस्ट होगा और उसमें आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी वीडियो है, इस वीडियो की भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम ऐप पे ही मिलेगी, ठीक है। जो मैं आप वीडियो अभी देख रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, वो भी टेलीग्राम पे ही मिलेगी। और कोई भी, जैसे ही कोई भी यूट्यूब अगर आप नहीं देख रहे हो, आप टेलीग्राम पर आपको नोटिस आते रहेंगे कोई भी। टेलीग्राम पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव टेलीग्राम पर ही रहता हूँ। किसी ने कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे दोगे तो मैं बहुत जल्दी दे पाऊंगा एज कम्पेयर टू यूट्यूब, ठीक है। क्योंकि वो इजी टू यूज़ है और उसमें पीडीएफ्स भी जल्दी शेयर हो जाती हैं। तो पीडीएफ्स में जितनी भी होंगी उसमें शेयर करूँगा, इस वीडियो की पीडीएफ भी इसमें शेयर होंगी, और आगे आने वाले टाइम में जैसे हमारे पास और स्टूडेंट्स जुड़ेंगे वो हम उसमें अच्छे से शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी यार, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।